नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर में फायरिंग की खबर है। पुश्तैनी जमीन को लेकर फायरिंग हुई है और पुलिस ने 2 शख्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताते चले, जहां पुश्तैनी जमीन को लेकर फायरिंग हुई है और खबर हरिद्वार के ज्वालापुर में जहां फायरिंग हुई और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। तो पुश्तैनी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए किस तरह से शख्स बाहर वहां पर आता है और उसके बाद एक के बाद एक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो देखिए किस तरह से पुश्तैनी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद और इसी वजह से फायरिंग की गई है। 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये फुटेज भी निकलकर सामने आया है और न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हो। संवाददाता तुषार अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, ये क्या पूरा मामला है और पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये कल का मामला बताया जा रहा है 7 अप्रैल का, जहां पर सुबह को चाचा और ताऊ के बीच में जो संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। तो चाचा के लड़कियों ने उनके घर पहुंचकर ये फायरिंग की है। देसी तमंचे से 2 बार फायरिंग की है। फुटेज भी इसके सामने आई और उसके बाद चंद घंटों में ही 6 घंटों में ही पुलिस प्रशासन ने एक्टिव अपना खुफिया तंत्र और साथ साथ अपनी एक्टिवनेस दिखाते हुए इन आरोपियों को पकड़ लिया है। फिलहाल जो पुलिस ने जानकारी दी है कि इन दोनों के बीच, जो ताऊ और चाचा थे, इनके बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था और दोनों के बीच में ही लगातार ये संजिश चल रही थी कि वो एक दूसरे पर ये लगातार किसी न किसी तरह से आरोप लगा सके और साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दे सके। तो इसके द्वारा 7 अप्रैल को जो चाचा के लड़के थे उन्होंने फायरिंग की है और अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल विवेचना की जा रही है और इसके आगे जितने भी तथ्य सामने आएंगे वो आप बता दिए जाएंगे। चलिए ठीक है, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुषार। और खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर, वीकेंड पर पहाड़ में जाम की मार, पर्यटक स्थल पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। तो हरिद्वार से खबर, वीकेंड पर पहाड़ों में जाम की स्थिति बनी रही और पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ नजर आई। हरिद्वार नैनीताल में सैलानियों की भीड़ और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। जगह जगह पर सैलानी फंसे नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, वीकेंड के मौके पर भारी भीड़ हरिद्वार में, नैनीताल में। और 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ दिख रही है और गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। तो दूसरी तस्वीर हरिद्वार से, जहां भीषण जाम और इस बीच लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन की टीम, ट्रैफिक पुलिस भी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है। तो नैनीताल की तस्वीर देखिए, जहां लोग वीकेंड पर घूमने आए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हरिद्वार से तस्वीर देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए लगी पड़ी नजर आ रही है और भारी संख्या में भीड़ नजर आई। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही पहाड़ के कई शहरों में सैलानियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। नैनीताल, हरिद्वार सहित पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें हैं नैनीताल की। गुड फ्राइडे से ही पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। इस बार सुपर वीकेंड पर नैनीताल में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा और गाड़ियों की पार्किंग के इंतजाम भी कम पड़ गए। जगह जगह पर्यटक वाहनों को रोकना पड़ा। देखते ही देखते सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग गई। कोई जाम से जूझता नजर आया तो कोई यात्रा पूरी कर घर जाने की जल्दी में, जबकि प्रशासन व्यवस्था को संभालने में। उधर धर्म नगरी हरिद्वार में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हरिद्वार में पूरे दिन हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। आलम ये रहा कि हालात संभालने के लिए पीएसी, पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों के साथ ही ट्रैफिक वॉलंटियर को सड़कों पर उतारना पड़ा। यही नहीं, ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारी घंटों जाम खुलवाने की मशक्कत में जुटे रहे। 2 प्लाटून पीएसी लगा रखी है, लोकल फोर्स लगा हुआ है, सारे एसपी इंस्पेक्टर्स हाईवे पे लगे हुए हैं और दबाव आप जैसे देख रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी होने के कारण कल बहुत दबाव था।
मौंट से दिल्ली से जो ट्रैफिक देहरादून जा रहा था वो भी डाइवर्ट किया गया था, उसके कारण भी काफी ट्रैफिक था। अधिकांश काफी लोग दिल्ली से वीकेंड पर पर्वतों में जा रहे हैं, इसी कारण थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है। प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में हरिद्वार, ऋषिकेश सहित कई शहरों में ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा, जिसे संभालना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। टीम न्यूज 18। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर, चमोली दौरे पर सीएम धामी और जोशीमठ में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मैराथन दौड़ के जरिए सुरक्षित जोशीमठ का संदेश भी देते नजर आए। चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश तैयार, सीएम धामी का ये बयान। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश तैयार है और इस बार मिलेगी और बेहतर सुविधा। जोशीमठ में मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए देखिए तस्वीर भी सामने आई है। तो वहीं सीएम धामी का बयान, मैराथन दौड़ के जरिए सुरक्षित जोशीमठ का संदेश भी देते नजर आए और उन्होंने कहा इस बार मिलेगी बेहतर सुविधा और पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां की गई है वो मुकम्मल है। उत्तराखंड सरकार सुरक्षित और सफल चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट पर है। सीएम धामी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इसी को लेकर सीएम धामी चमोली दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने सुरक्षित जोशीमठ का संदेश देकर औली मैराथन प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन में हजारों की तादाद में बच्चों से लेकर युवा शामिल हुए। जोशीमठ में आयोजित मैराथन के जरिए मुख्यमंत्री ने देश विदेश के पर्यटकों को संदेश देते हुए आश्वस्त किया कि औली और जोशीमठ पूरी तरह से सुरक्षित है और चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड तैयार है। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, उससे पहले आज ये मैराथन हो रही है और यहाँ का आप स्वयं यहाँ का दृश्य देख रहे होंगे। यहाँ के लोग चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और ये मैराथन इस बात का पूरी तरह से एक स्पष्ट संदेश है कि जोशीमठ का कुछ भूभाग जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन यात्रा के लिए सब तैयार हैं। सारे देशवासियों का हम लोग आह्वान कर रहे हैं और ये मैराथन के माध्यम से भी पूरे देश भर के प्रतिभागी गण, खिलाड़ी बंधु, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों का ये एक सभी के लिए संदेश है कि यात्रा सुचारू रूप से होगी, अच्छे से होगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सफल और सुखद रहे, इसके लिए सरकार हर कोशिश में लगी हुई है। अब तक यात्रा के लिए 11 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 11 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा लिए हैं और उत्तराखंड सरकार की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हो रही हैं और सभी यात्री जो उत्तराखंड आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, एक भी श्रद्धालु जो उत्तराखंड आएगा, हमारी कोशिश होगी वो संतुष्टि का भाव लेकर यहाँ से जाएं, सभी की यात्रा संपन्न हो, सकुशल हो, सुरक्षित। देखिए, उधर जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ अब सुरक्षित है और तय मानकों के हिसाब से सभी को मुआवजा दिया गया। हमने मुआवजे की जो नीति यहाँ पर सब लोगों के साथ बैठकर तय हुई थी, यहाँ के प्रतिनिधि गणों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और जिलाधिकारी ने जिस लाइन पर बात हुई थी, जिस पर जो लोगों ने यहाँ पर जो सूत्र दिए थे या जिस प्रकार का उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से होना चाहिए, हमने वही मंत्र। वहीं इससे पहले जोशीमठ पहुंचने पर सीएम धामी ने भगवान शिव और मां काली के मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना भी की। इसके साथ ही सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस बीच स्थानीय लोगों ने अपने अंदाज में सीएम धामी का जमकर स्वागत किया और जहां महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा भी निकाली, वहीं बच्चियां पहाड़ी संस्कृति के रंग में रंगी नजर आई। स्कूली छात्राओं ने पहाड़ी गीत, गानों पर शानदार नृत्य भी किया। चमोली से संवाददाता सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज 18। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को इस बार पैदल रास्ते पर ग्लेशियर के बीच से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते में कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को इस बार पैदल मार्ग पर ग्लेशियर्स के बीच से आवाजाही करनी होगी। पैदल मार्ग पर 15 फीट से भी बड़े ग्लेशियर काट कर रास्ता तैयार किया गया है। धाम में अभी लगातार मौसम खराब है, शाम के समय बर्फबारी जारी है। ऐसे में इन ग्लेशियरों का अभी भी पिघलना मुश्किल है। केदारनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 21 अप्रैल को बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। साथ ही 15 अप्रैल से स्थानीय लोगों को भी केदारनाथ धाम जाने की अनुमति दी जा रही है।
इस बार मार्च में धाम समेत पैदल मार्ग पर जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण पैदल मार्ग की लिंचरी, भैरव गदेरा जैसी जगहों पर 15 फीट से भी बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं। इन ग्लेशियरों को काटकर मजदूरों ने रास्ता तैयार किया है। जो भी यात्री यात्रा के शुरुआती चरण में केदारनाथ धाम आएंगे, वो ग्लेशियर के बीच से होकर रोमांचित यात्रा करेंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए बर्फ को हटाकर रास्ता तैयार किया गया है। अब 4 धाम में यात्रा को लेकर जरूरी काम शुरू कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर बसा चिरबिटिया कस्बा मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और यात्रियों और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहां एक शौचालय तक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रकृति की खूबसूरती के बीच उत्तराखंड में टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर चिरबिटिया कस्बा बसा हुआ है। इस स्थल को 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव भी कह सकते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री से आने वाले तीर्थयात्री यहीं से होकर गुजरते हैं। चिरबिटिया बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। बावजूद इसके यहाँ मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। यहाँ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। पानी की भी यहाँ गंभीर समस्या है। मूलभूत सुविधाओं के न होने से पर्यटकों के अलावा यहाँ पर स्थानीय निवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ये इलाका विकसित हो नहीं पाया न, मतलब जैसा होना चाहिए इसको वैसा हो नहीं पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चिरबिटिया का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वैसे अन्य कई वो हैं, यहाँ पर कमियां हैं जो कि एक पर्यटक स्थल होने के नाते भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है और जो हमारा ये चिरबिटिया है कि वो नाम का चिरबिटिया रह गया है, काम का नहीं है। बहरहाल स्थानीय निवासी चिरबिटिया को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका खामियाजा यात्रियों और पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, डीएम अभिषेक रुखेला और एसपी अपर यदुवंशी यात्रा निरीक्षण करते नजर आए। एसपी उत्तरकाशी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन टावर कोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल और एसडीआरएफ के जवान नियुक्त करने के निर्देश दिए। डीएम उत्तरकाशी अभिषेक रुखेला ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने को भी कहा है और पालीगाड़ में निर्माणाधीन सुलभ शौचालय के कार्य में तेजी लाने के विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं। अब हम आज जानकी चट्टी आए हैं यात्रा व्यवस्थाओं की गति को देखने के लिए। तो कार्य भी गतिमान है और कुछ चूंकि अब समय कम बचा है और पिछले कुछ दिनों में कार्य की गति में कुछ वर्षा के कारण गति में धीमापन भी आया है। इसलिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मैन पावर को बढ़ाएं, अधिक लोगों को लगाकर और डबल शिफ्ट में काम करते हुए समस्त तैयारियों को पूरा करें। उधर देहरादून में सीएम धामी ने भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विचार यात्रा संगोष्ठी में शामिल होते नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। युवाओं के बीच में जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वैसे ही जो आज का कार्यक्रम है, ये सम्मान समारोह और विचार यात्रा का जो कार्यक्रम है जिसमें हम गोष्ठी कर रहे हैं, वह भी ऐसा कार्यक्रम है कि वो हम लोगों को कहीं न कहीं उत्साह से लबरेज करता है। उत्साह, ऊर्जा और मैं कहूं कि एक नई उमंग इस सब कार्यक्रम से हमको मिलती है, क्योंकि आप सभी ने खुद को तिल तिल जलाकर भाजपा को बट वृक्ष बनाने वाले आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मुख्य सेवक के रूप में मुझे आप जैसे सभी वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करने का अवसर मिला है, जिन्होंने देहरादून और उत्तराखंड में इस विचार को बढ़ाने के लिए जनसंघ की, संघ की, भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और उत्तराखंड कांग्रेस इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ और हमलावर हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद से लगातार राजनीति तेज है और इसको लेकर राजधानी में कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम चिट्ठी लिखने का अभियान शुरू किया है। और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 30 अप्रैल तक कांग्रेस कार्यकर्ता हर रोज प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर समस्याओं
से रूबरू कराएंगे, जबकि प्रदेश से संबंधित समस्याओं को लेकर सीएम धामी को कांग्रेस खत के जरिए लिखेंगे। आज की चिट्ठी शीर्षक जो है ये बहुत सोच समझ के रखा गया है और जो 30 अप्रैल तक हमारा ये कार्यक्रम चलना है, जिसमें चाय पे चर्चा, रैलीज, ब्लॉक लेवल पर रैलीज, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के माध्यम से जो हमने पत्र भेजने के काम शुरू किए थे, पोस्ट कार्ड्स, अब ये आज की चिट्ठी के नाम से एक और आज लॉन्च किया है जो लगातार 30 तारीख तक चलेगा। जो राज्य से संबंधित विषय हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से हैं, चाहे सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हो या कोई और अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी जाएगी और जो विषय राज्य से संबंधित होंगे, चाहे वो अंकिता भंडारी के वीआईपी का मामला हो, चाहे वो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 24 घंटे में एक महिला के संग बलात्कार का विषय हो, चाहे वो खनन से संबंधित जो विषय सामने आपके और हमारे आए हैं वो विषय हो, चाहे वो भर्ती घोटाले से संबंधित विषय हो, चाहे वो जोशीमठ की घटना से संबंधित विषय हो, उन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार को पत्र भेजे जाएंगे, चिट्ठी भेजी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग उठाई। उन्होंने लैंसडाउन विधानसभा का नाम स्वर्गीय विपिन सिंह रावत के नाम पर किए जाने की मांग की है। लैंसडाउन विधायक महंत दलीप रावत ने कहा कि ये एक विचार विमर्श का विषय है, जिसे सीएम धामी ने भी माना है। आगे फैसला लिया जा सकता है। उत्तराखंड में सैनिकों की बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में संख्या है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए और लैंसडाउन का नाम बदल करके हमारे शौर्य के जो हमारे पुरुष थे विपिन रावत जी के नाम से, विपिन रावत नगर के नाम से उसे अलंकृत करने की प्रक्रिया को आप प्रारंभ करेंगे तो मैं बहुत बहुत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी उसमें कंफ्यूजन है क्योंकि इतना सरल नहीं है नाम बदलना, और मैं समझता हूं कि किसी भी सेनानायक के नाम पर होना चाहिए। उसमें कई लोगों के नाम है, दबर सिंह जी का नाम है, बलभद्र जी का जिन्होंने स्थापित किया उनका नाम है, विपिन जी हमारे सेनानायक थे उनका नाम है, बहुत सारे लोगों का अभी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर दौरे पर रहे, जहां वो अपने गांव चोनलिया के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल होते नजर आए। इस दौरान हरीश रावत अपने कॉलेज में अपने सहपाठी अध्यापक के साथ छात्रों से मुलाकात भी की और इस मौके पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून बनाए जाने के बाद कुमाऊं में पहला धर्मांतरण का मामला सामने आया और एक महिला ने एक युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी करने और अब बेटी होने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। लड़की को एक लड़के ने प्रेम के जाल में फंसाकर उसके बाद विवाह हुआ। बाद में विवाह से जस्ट पहले पता चला कि वो दूसरे धर्म का है। फिर इस बार रमजान के टाइम में ये लड़के और लड़के के परिवार वालों द्वारा उसको रमजान रखने के लिए, रोजा रखने के लिए, गोमांस खाने के लिए और विभिन्न तरह की मतलब रीति रिवाज फॉलो करने के लिए बहुत दबाव दिया गया। तो लड़की परेशान होकर हमारे पुलिस के पास आई। तत्काल मैंने संज्ञान में लेकर जो धर्मांतरण एक्ट के धारा 3 है उसके तहत हमने मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है। और खबर हरिद्वार से, जहां राशन कालाबाजारी का मामला सामने आया है और कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मामला दर्ज किया गया। खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर राशन डीलर से मिलीभगत का आरोप लगा है। तो राशन की कालाबाजारी का ये पूरा मामला, बड़ी खबर
हरिद्वार से जहां राशन कालाबाजारी का मामला सामने आया है और कोर्ट के आदेश पर मथुरी थाने में मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर राशन डीलर से मिलीभगत का आरोप भी लगा है। वो सही तरीके से राशन नहीं बांट रहे थे। एक महीने बांट देते थे और एक महीने नहीं बांटते थे। उस चीज को लेकर के उनसे सोचना चाहिए थी। राशन सही समय से नहीं बांटते हैं, कहीं न कहीं बिल्कुल ब्लैक में बेच देते हैं उसको, ऊंचे दामों से ब्लैक में बाजार में बेच देते हैं उसको। अभी कोर्ट में जो है जांच चल रही है, कैसे? हाँ, अभी तो जांच चल रही है कोर्ट से, अभी आदेश चौकी में गए हैं। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी का बड़ा एक्शन। 20 आरोपियों और 40 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट। 40 अभियुक्तों को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। 60 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय ने चार्जशीट दाखिल की गई है और जिसमें 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। नकल माफियाओं के ठिकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी सहायता से 40 अभियुक्तों को लोक सेवा आयोग की लिस्ट भेजकर 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में एसआईटी हरिद्वार को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए, जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा, उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 1 करोड़ का सामान भी बरामद किया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। करोड़ों का सामान भी बरामद किया गया है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मैनुअल, सर्वेलांस और टेक्निकल के आधार पर लगातार लगे हुए थे। 400 से भी अधिक कैमरा देखे, 4 राज्यों से भी अधिक जगह पे घूमे। इन सब का मेहनत के फल है कि जो चोरी किया गया संपूर्ण माल 248 ट्रक्स भी आए हैं एंड सारे, और वो जो चोरा हुआ ट्रक है ना, चोरी के लगे गए थे ट्रक, वो ट्रक भी एज इट इज बरामद हुआ। और तीनों लोग, एक चालक बन के जो आया था जो चोरी करके गया, और क्लीनर बन के आया था जो चोरी करके गया, और जो ये हमारा जो आदमी है, जो एक और तीसरा आदमी है जिसने वो पूरा माल को एक गोदाम बना के खपा के रखा था, इन सभी का गिरफ्तारी भी कर लिया। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2022 का परिणाम घोषित कर दिया और इसमें देहरादून की बेटी आकांक्षा गुप्ता ने भी टॉप 10 सूची में जगह बनाते हुए 4थी रैंक हासिल की है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक आकांक्षा पिछले 6 सालों से सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी और 5वें प्रयास में उन्हें यूपीपीएससी में सफलता हासिल हुई है। उत्तराखंड की बेटी ने एक बार फिर से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी कई बेटियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया और इस बार आकांक्षा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा में 4th रैंक हासिल कर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिससे पूरे उत्तराखंड में उनकी तारीफ हो रही है। हमारे साथ आकांक्षा गुप्ता है और उनसे ही जानते हैं किस तरीके से ये चीजें रही। आकांक्षा, मेरा सवाल ये है कि मोहल्ले में आ रहा था, आपके रास्ते पे आ रहा था, आकांक्षा का घर कहाँ है सब बता रहे थे। अच्छा लगता है कि एक बेटी के नाम से अब उसको पूरा मोहल्ला, उसका पूरा शहर जाना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार के रिजल्ट में तो हम देख रहे हैं 10 में से 8 महिलाएं हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का एक एग्जाम्पल ही बन गया है।
कि 8 महिलाएं हैं और पूरे रिजल्ट में आई थिंक 33% महिलाएं हैं। कोचिंग से मैंने किसी की क्लासरूम स्टूडेंट नहीं थी। हाँ, मैंने बहुत सारी कोचिंग से अलग अलग लेवल के ऊपर जरूर मैंने हेल्प ली है, टेस्ट सीरीज ली है, उनके मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने टीचर से पर्सनल गाइडेंस भी ली है कई से, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया है। और सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया है। यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनकी बुक्स मैंने वही बुक्स ली, पढ़ी, उसके जैसे वो बताते हैं वैसे नोट्स बनाए, दोनों यूपीएससी और यूपीपीसीएस, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। तो एक मैं ये सजेस्ट करूंगी कि दोनों में डिफरेंस ना रखें, खासकर मेंस की तैयारी में। अगर मेंस में आंसर राइटिंग आप लिख रहे हैं तो यूपीएससी के लेवल की आंसर राइटिंग लिखें, आपका यूपीपीएससीएस से ऑलरेडी ऊपर, बच्चों से ऊपर अलग हो जाएगा आपका आंसर। और ट्विटर पे आप आईएएस आईपीएस के प्रोफाइल्स को आप फॉलो करें, वो बताते हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे वो क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप उसको रीट्वीट करें या आप कहीं उसे नोट डाउन करें, फिर आप उसे एथिक्स के पेपर में या गवर्नेंस के पेपर में आराम से लिख सकते हैं कि क्या हेल्प हो रही है उससे। अच्छा, तैयारी आपने लंबे टाइम से की है, किस तरीके से तैयारी रही, किस तरीके से मुश्किल भी रही? और कहते हैं ना कि असफलता भी लगती है, नहीं कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। मुश्किल तो बहुत था। मेरा ये 5th अटेम्प्ट था। मेरा यूपीएससी में भी 4 अटेम्प्ट दिए हैं और 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, 2 बार मैं मेंस तक पहुंची। मेरा इंटरव्यू कॉल एक बार 13 नंबर से रह गया, एक बार 2 नंबर से रह गया। 2022 का भी मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा वो क्वालिफाई नहीं हुआ, वो भी एक सिली मिस्टेक की वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके 1 हफ्ते बाद ही यूपी पीसीएस का था, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो गया और मेरा मेन पेपर क्लियर हो रहा है और मैं एक सिली से पेपर में गलती करके अब बाहर हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मुझे लगा कि 1 हफ्ता है, पढ़ते हैं, यूपीपीसीएस में ट्राई करते हैं। और 1 हफ्ते में मैंने जो पढ़ा, मेरा उससे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आज मेरी रैंक 4th है मेंस और इंटरव्यू देने के बाद। तो बिल्कुल कहीं भी कुछ दिक्कत है तो उसे हार नहीं माने, आप उसे पॉजिटिव वे में लें और करें। तो एक सवाल और है कि अक्सर एग्जाम की तैयारी करते वक्त घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा मॉरल सपोर्ट होता है कि लगता है कि कोई कुछ हाथ पीछे है हमारे जो हमें तैयारी के लिए। किस तरीके से पेरेंट्स का रहा और घर में किन किन का साथ मिला आपको? मेरा, क्योंकि मैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस की खासतौर पे तीनों की तैयारी इकट्ठे कर रही थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश के लिए तो मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा ध्यान यूपीएससी पे था, आंसर राइटिंग पे था, और तो फैक्ट, और यूपीपीसीएस में थोड़ा फैक्ट ज्यादा आता है, तो उसमें मेरे चाचा जी ने पूरा यूपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फैक्ट्स खुद पढ़े और मुझे शॉर्ट नोट्स लाके दिए। उससे मेरे कितने सारे टाइम बच गया। और बाकी मेरी मदर ने बहुत हेल्प किया मुझे, जब मुझे रात को पढ़ना पड़ता था पूरी रात जाग के, तो मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि सब सो रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी सब जॉब कर रहे होते थे। तो फिर मेरी मम्मी मेरे साथ पूरी रात जागती थी। और मेरा, क्योंकि मेरी साइंस और मैथ्स मैंने देखा था कि यूपीएससी में मेरा सीसेट का क्लियर नहीं हो पाया, तो और यहाँ पे साइंस और मैथ्स पूछते हैं ज्यादा यूपी में, तो 1 हफ्ते के अंदर मेरे भाई ने भी मुझे हेल्प किया कि मैं साइंस थोड़ा सा इतना कर लूं कि मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊं यूपी का। तो सभी का मिला जुला के बहुत सपोर्ट रहा है। न्यूज नेशन न्यूज स्टेट से बात करने के लिए ये थी आकांक्षा गुप्ता, जिन्होंने साफ कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाइए, प्रेशर मत डालिए, बच्चा खुद अपनी फिर मेहनत करके आगे इसी तरह से मुकाम हासिल करेगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। Co-presented by Lux